हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उबैद और आज हम डिस्कस करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। मेनली हम डिस्कस करेंगे स्किन के फंगल इन्फेक्शन को और थोड़ा बहुत हम लोग ब्लैक फंगस को डिस्कस करेंगे क्योंकि रिसेंटली इसका एपिडेमिक आया है इंडिया में। तो इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, यानी कि वो कौन सी वजूहत हैं जिसके बिना पे ये फंगस इन्फेक्शन हमें आसानी से लग जाता है। फंगस इन्फेक्शन कितने टाइप के होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक में मैं आपको बताऊंगा इसकी होम रेमेडीज़ और दूसरे में हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन को। फंगस हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट प्लेसेस में पाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी, पानी यानी रिवर, डैम, स्विमिंग पूल वगैरह में, और पौधों और जानवरों में ये मौजूद होते हैं। नॉर्मली ये फंगस पैथोजेनिक नहीं होते, यानी कि इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये हमें डिज़ीज़ कॉज कर सकें। हाँ, अलबत्ता कुछ रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ये पैथोजेनिक बन जाते हैं और हमें डिज़ीज़ कॉज करते हैं। फंगल इन्फेक्शन को डर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। और अगर इसके रिस्क फैक्टर की बात करें, यहाँ मैं रिस्क फैक्टर के हवाले से ये बताता चलूँ कि रिस्क फैक्टर से हरगिज़ ये मुराद नहीं होती कि जिन लोगों में ये फैक्टर्स मौजूद हो तो उन्हें 100% ये डिज़ीज़ हो। रिस्क फैक्टर से मुराद होता है कि इन फैक्टर्स की वजह से इंडिविजुअल के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन्हें डिज़ीज़ हो। तो इसके रिस्क फैक्टर में शामिल है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आना। वो इंडिविजुअल जिनकी रूटीन एक्टिविटीज़ इस तरह से होती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन्हें ये डर्मेटोफाइट्स हो, क्योंकि फंगस के ग्रो होने के लिए उन्हें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और पसीने की सूरत में उन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है जिसमें वो मल्टीप्लाई होकर इन्फेक्शन फैलाते हैं। पानी के करीब ज़्यादा टाइम गुजारना यानी स्विमिंग पूल वगैरह, इम्प्रॉपर हाइजीन यानी सफाई सुथराई का ख्याल ना रखना, और ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ हुई हो, यानी वो HIV, डायबिटीज़ या लीवर सिरोसिस के पेशेंट हो, या फिर ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी स्टीरॉयड मेडिकेशन ले रहे हो, तो उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि उनको फंगल इन्फेक्शन हो। डर्मेटोफाइट के पास एक एंजाइम होता है केराटिनेज, और इस एंजाइम की मदद से ये हमें इन्फेक्शन करते हैं। ये केराटिनेज हमारे स्किन में मौजूद केराटिन को अपनी खुराक बनाते हैं और इस तरीके से हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फंगल इन्फेक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बताता हूँ। दाढ़ी में हो रहा हो तो टीनिया बारबे कहते हैं। नाखून में हो रहा हो तो टीनिया उंगियम कहते हैं। बालों में हो रहा हो टीनिया कैपिटस कहते हैं। उंगलियों के दरमियान हो रहा हो तो टीनिया पेडिस कहते हैं। थाइस के बीच में हो रहा हो तो टीनिया क्रोरस कहते हैं। पूरी बॉडी के ऊपर हो रहा हो तो टीनिया कॉर्पोरस कहते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस भी कहते हैं, और अगर तो फेस पे हो रहा हो तो टीनिया फेशियाई कहते हैं। ब्लैक फंगस के बारे में यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करूँगा क्योंकि ये इंडिया में रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। बाकी जितने भी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ फंगल इन्फेक्शन के दिए वो आपके बॉडी के बाहर स्किन पे होते हैं, लेकिन ब्लैक फंगस जो है ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, यानी कि ये फेफड़ों को, गले को, नाक, आँख, इन सब में से किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। इसे ब्लैक फंगस इसलिए नहीं कहते कि इसका कलर ब्लैक है, बल्कि इसको ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फेस के कलर को डिसकलरेशन में कन्वर्ट कर देता है, उसको डैमेज करके ब्लैक कर देता है। ब्लैक फंगस 2 तरीक़ों से हमारे बॉडी में दाखिल होते हैं। एक तो वो खाने जिन्हें फंगस लगा हो, वो ख़राब हो चुके हो और हम उन्हें खा लें। दूसरा, हम अपने इन्वायरमेंट में जब बाहर जाते हैं और बाहर सांस लेते हैं तो हवा में ब्लैक फंगस के स्पोर्स मौजूद होते हैं, जो कि सांस के ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। नॉर्मली अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो ये ब्लैक फंगस आपको बीमार नहीं कर सकता। आपका इम्यून सिस्टम आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है इस ब्लैक फंगस से। और वैसे भी ये एक बहुत रेयर डिज़ीज़ है, यानी ये बहुत कम किसी को होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी रेयर डिज़ीज़ होने के बावजूद इंडिया में इतने लोग इससे इफ़ेक्ट किस तरीके से हो रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी का डायरेक्ट ताल्लुक कोरोना वायरस के साथ है, क्योंकि जैसे ही इंडिया में कोरोना वायरस का एपिडेमिक आया उसके साथ साथ ही ब्लैक फंगस का एपिडेमिक आया। अब ब्लैक फंगस और कोरोना वायरस के दरमियान क्या लिंक है ये मैं आपको बताता हूँ। कोरोना वायरस के पेशेंट में डॉक्टर यूजुअली स्टेरॉयड प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और ये स्टेरॉयड कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए इंतहाई अहम होते हैं। उनके सिम्टम को इम्प्रूव करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। लेकिन अगर इस स्टेरॉयड को प्रॉपरली इस्तेमाल ना किया जाए या इसके साइड इफ़ेक्ट को प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए
तो ये सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमें दूसरी बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। अब स्टेरॉयड के इम्प्रॉपर यूज़ से होता क्या है कि एक तरफ तो हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ रहा होता है और स्टेरॉयड दूसरी तरफ हमारे इम्यूनिटी को कम कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो आमतौर पर हमें बीमार नहीं कर सकते हैं वो हम पे हावी हो जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। और यही वजह है कि ब्लैक फंगस जो कि एक बहुत रेयर डिजीज़ थी इस वक्त एपिडेमिक में बदल चुकी है। कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस के दरमियान जो दूसरा लिंक है मैं वो आपको बताता हूँ। कोरोना वायरस के पेशेंट में यूजुअली डॉक्टर प्रेफर कर रहे होते स्टीम इन्हेलेशन को, और स्टीम इन्हेलेशन की वजह से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बढ़ जाता है जो कि एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं फंगस को ग्रो करने के लिए। और अगर आप इस वीडियो के शुरू में देखें तो मैंने रिस्क फैक्टर में इन चीज़ों को मेंशन किया हुआ है वहाँ पे। इंडिया में इस वक्त जो बहुत ज़्यादा मौत हो रही है वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं बल्कि ब्लैक फंगस की वजह से हो रही है, क्योंकि कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट 10% है, यानी सिर्फ 10% मरने के चांसेस है, और ब्लैक फंगस का मोर्टेलिटी रेट 50% है, यानी 50% मरने के चांसेस है। तो मेन कल्प्रिट कोविड नहीं बल्कि ये ब्लैक फंगस है। ट्रीटमेंट में हम डिस्कस करेंगे होम रेमेडीज़ को और मेडिसिन को। तो स्टार्ट करते हैं लेमन से। लेमन में विटामिन सी, सिट्रिक एसिड और दूसरे मिनरल मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। लेमन वैसे तो हर किस्म के फंगल इन्फेक्शन में काम करता है, लेकिन यह बेहतरीन काम ओरल थ्रश में करते हैं, यानी कि बच्चों या बड़ों में जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं उसमें इसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत बेहतरीन होती है। कोकोनट ऑयल में वैरायटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और यह एक इस्टेब्लिश एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल एजेंट है। वैसे तो ये तमाम किस्म के फंगल इन्फेक्शन में काम करता है, लेकिन रिंग वॉर्म में यह बेहतरीन इफेक्टिवनेस शो करता है। एलोवेरा में डिफरेंट विटामिन और एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और ये फंगस इन्फेक्शन के साथ साथ इचिंग, स्वेलिंग और पेन को भी रिड्यूस करते हैं। कैम्फर को टर्पेंटीन ऑयल से हासिल किया जाता है और ये FDA से अप्रूव एंटी इचिंग एजेंट है और ये टॉय नेल में यानी कि नाखून के इन्फेक्शन में बेहतरीन इफेक्टिवनेस शो करता है। अब हम मेडिसिन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, वैसे तो बहुत सारी मेडिकेशन होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 क्लासेस खोली है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज़ होती है। इसमें एक है इमिडाज़ोल्स। इमिडाज़ोल्स में हमारे पास होती है माइकोनाज़ोल, क्लोट्रिमाज़ोल, कीटोकोनाज़ोल, और फिर दूसरे ग्रुप में हमारे पास है ट्रायोज़ोल। ट्रायोज़ोल में हमारे पास है फ्लूकोनाज़ोल, इट्राकोनाज़ोल, वोरिकोनाज़ोल, पोस्कोनाज़ोल, और तीसरे क्लास में हमारे पास है एलाइलामीन्स। एलाइलामीन्स में हमारे पास है नेफ्टिफिन, टर्बीनाफिन, टोलनाफ्टेट। यह मेडिसिन क्रीम और टैबलेट फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। क्रीम के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी क्रीम किस किस्म के फंगल इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन होती है, और मेडिसिन का तो मैं बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है और उसके लिए डॉक्टर को चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो डॉक्टर जो है लिखने से पहले डिफरेंट फैक्टर्स को, सब चीज़ों को एग्जामिन करके उसके बाद जो उन्हें सूटेबल लिखती है वो लिख देते हैं। तो ये जो क्रीम है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, आप किसी भी फंगल इन्फेक्शन के बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी जगह से ले सकते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सी क्रीम किस किस्म के फंगल इन्फेक्शन में बेहतरीन रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगी। तो माइकोनाज़ोल जो है वो ओरल थ्रश में यानी कि मुंह में छाले वाले पड़ जाना उसके लिए बेहतरीन है। एथलीट फुट यानी कि जो प्लेयर्स, खिलाड़ी वगैरह खेलते हैं उनके पैर में या नाखून में जो ज़ख़म हो जाते हैं उसके लिए बेहतरीन है। क्लोट्रिमाज़ोल बच्चों में जो नेपी रैश हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से उसके लिए बेहतरीन है। उसमें ब्रांड नेम हाइड्रोजोल अवेलेबल है, आप कोई भी ले सकते हैं। और इट्राकोनाज़ोल जो ये हाईली एफिकेशियस ड्रग है, यानी कि ये सबसे लास्ट में आती है, तो इसको तो आप मत यूज़ कीजिए, ये आखिरी चॉइस होती है और ये डॉक्टर ख़ुद लिखेंगे जब वो समझे कि इसकी ज़रूरत है आपको, तो ये ख़ुद से मत लीजिएगा। टर्बीनाफिन जो है वो बेहतरीन रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगी रिंग वॉर्म में, यानी कि बॉडी में, स्किन पे, कहीं पे भी आपको रिंग वॉर्म बन रहा हो फंगल इन्फेक्शन का, उसमें यह बेहतरीन रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगी आपको। एक बात यहाँ नोट कर लें, अमूमन पेशेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि दवा बंद करने के बाद उन्हें कुछ टाइम बाद दोबारा से फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। तो उसे ओवरकम करने के लिए आप ये रूल अप्लाई कीजिएगा, जब आपको लगे कि आप ठीक हो गए, आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया है, उसके बाद भी मज़ीद 2 वीक्स तक आप क्रीम लगाते रहिएगा और इस तरीके से आपने 2 वीक्स तक करना है।
ऐसे करने से दोबारा फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। और आखिर में मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हम अपना एंटी फंगल ऑइंटमेंट तैयार करते हैं। इस एंटी फंगल ऑइंटमेंट की ख़ास बात यह है कि इसमें हर्बल और एलोपैथिक दोनों के टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। ऐसे पेशेंट जिन्हें काफ़ी टाइम से फंगल इन्फेक्शन हो और ठीक ना हो रहा हो, ये उनके लिए एक बेहतरीन रेमेडी है। इस क्रीम की कीमत है 1000 रुपये और ये मार्केट में अवेलेबल क्रीमों से इसकी क्वांटिटी 2 गुना ज़्यादा है। आप इस क्रीम को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इस वेबसाइट के थ्रू।